नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू क्लास है आज, और वन एवं वनस्पति अपना टॉपिक 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो चुका है। वो पिछली क्लासेस के अंदर आप जाके देख सकते हो पूरा का पूरा। और सेकंड ग्रेड के हिसाब से और रीड के हिसाब से दोनों के अंदर ये टॉपिक पूरे मुख्य रूप से लगता है। तो वहां से एक एक चीज, यानी कि वनस्पति का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो आपको बता दिया गया है। आज करेंगे हम जो एमसीक्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन वो जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले एग्जाम के अंदर आगे तो आगे भी नहीं मिलेंगे। तो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अपने। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो आपको कहाँ मिलेंगे, परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की किस देसी रियासत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में और पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया, ये भी देख लेना कि राजस्थान की किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की। वन संरक्षण की योजना लागू की किस रियासत ने की? देसी रियासत थी उस वक्त जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। भारत आजाद हुआ उससे पहले की बात है, तो उस समय की बात है। तो मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनमें से कौन सा ऐसी रियासत है जहां पे सबसे पहले वन संरक्षण नीति लागू की गई? और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लागू की गई। कब लागू की गई, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहली रियासत कौन सी थी, दूसरी रियासत कौन सी थी, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो वन विभाग की स्थापना आपको पता है, वन विभाग की स्थापना की गई थी, वो तो की गई थी 1949-50 के अंदर। वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना तो 1949-50 के अंदर की गई थी। लेकिन ये तो बात हो गई अपनी आजादी के बाद की, जब भारत आजाद हो चुका था उसके बाद की। लेकिन ये पूछा गया जब रियासतें थी तो उनमें से किस रियासत ने सबसे पहले वन संरक्षण नीति अपनाई थी? तो उसमें अपनाई थी सबसे पहले जोधपुर रियासत ने। किसने अपनाई थी? जोधपुर रियासत ने अपनाई थी। वो भी अपनाई थी 1910 ईस्वी के अंदर। अगर दूसरी पूछ दिया जाए, ये तो बार बार पूछा गया है कि पहली रियासत कौन सी थी, अगर ये पूछ दिया जाए कि दूसरी रियासत कौन सी थी, तो भी हमें ध्यान रखना है। तो दूसरी रियासत थी अपनी, दूसरी रियासत थी अलवर। तो अलवर रियासत थी जिसने 1935 के अंदर क्या किया था, वन संरक्षण की नीति अपनाई थी 1935 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें अपनी क्लियर हो गई है अपने। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट कर लेना ये भी। क्यों कर लेना कि राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार, या कह सकते हैं राजस्थान ऐसा राज्य है भारत का जहां पे सबसे पहले वन नीति यानी कि लागू की गई। वन नीति का अनुमोदन कब किया गया ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 या फिर सितंबर 2011 को। तो पहली वन नीति, भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। तो राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। तो राजस्थान वन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य। और कब की गई थी ये पूछ लिया जाए तो फरवरी 2010, फरवरी 2010 के अंदर की गई थी। और एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 18 फरवरी 2010 को की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति, तो पहली वन नीति भी 18 फरवरी 2010 है। और राजस्थान क्या है? पहला राज्य भी है इस मामले के अंदर। आगे देखो, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के आच्छादित होना चाहिए, वनों से आच्छादित होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भारत सरकार, ये तो है राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा पूछा जाए कि वनों की यानी कि वन क्षेत्र कितने प्रतिशत आच्छादित होना चाहिए, तो भारत सरकार द्वारा तो है 33%। कितना होना चाहिए? 33%। लेकिन जो राजस्थान सरकार ने वन नीति की जो लागू की थी अपनी फरवरी 2010 के अंदर, 18 फरवरी 2010, तो उसके अंदर लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 20%, 15%, 25%, 33%। अगर पूछ लिया जाए है कितना, तो 9.60% है। लेकिन लक्ष्य कितना रखा गया? तो लक्ष्य रखा गया था 20%। लक्ष्य कितना रखा गया? 20% है, यानी कि उससे लगभग आधा ही है। ठीक है, जितना लक्ष्य रखा गया है उसका लगभग आधा है, 9.60। ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आसान है, आसान लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर आएगी अलग चीजें। ठीक है, कि राजस्थान में 50% से अधिक, 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? आपको पता है, यानी कि जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार
से किया गया है, कितने प्रकार का किया गया है, तो वो आपका किया गया है 3 प्रकार का किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनमें से आप देख लो, आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है, तो खुला वन आपका नहीं होगा। पहले तो इसको काट दो पहले, तो ये अपना आंसर निकालने का एक तरीका हो जाता है। फिर आप देखो कि आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है। आरक्षित आपको पता है किस श्रेणी के होते हैं? जहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है कटाई व चराई के लिए, यानी कि आपको एक प्रकार से पूरी की पूरी सरकारी संपत्ति होती है, राजकीय संपत्ति होती है, वहां पर आप किसी भी प्रकार की चराई व कटाई नहीं कर सकते, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अब आता है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन वो होते हैं जहां पर प्रतिबंध तो होता है, लेकिन वहां पर वन विभाग की क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। वन विभाग अनुमति दे देता है कि यहाँ पर आप कटाई कर सकते हो या फिर चराई कर सकते हो, ठीक है, तो वे हो जाएगी अपने सुरक्षित। अवर्गीकृत वन होते हैं यानी कि जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, या कह सकते हैं उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है, तो ये अवर्गीकृत। अब इसका आंसर क्या है? 50% से अधिक। 50% से अधिक पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षित वन हो जाएगा। सुरक्षित वन लगभग राजस्थान के अंदर टोटल वन क्षेत्र का 56.55% हो जाएगा। 56.55% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 पॉइंट। आरक्षित पूछ लिया जाए तो 37.05% हो जाएगा, ठीक है, 37.05% हो जाएगा। अगर अवर्गीकृत पूछ लिया जाए तो 6.40% हो जाएगा। 6.40% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर सर्वाधिक कौन सा दिख रहा है, या फिर 50% से अधिक कौन सा दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है सुरक्षित वन, या फिर इसको कह सकते हैं अपने रक्षित वन भी कहा जा सकता है। यानी कि दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वन क्षेत्र, आरक्षित पूछ लिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम, अब 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, आरक्षित किया गया है, रक्षित किया गया है और अवर्गीकृत किया गया है। अब इसमें से पूछ लिया गया है कि आरक्षित वन क्षेत्र किसके अंदर सर्वाधिक मिलता है अपना। अब देखो, अब तीनों हैं, आरक्षित हो गया, फिर हो गया आपका रक्षित या फिर सुरक्षित हो गया, फिर हो गया आपका अवर्गीकृत, ठीक है। तो आरक्षित के अंदर तो आपको पता होना चाहिए इसका। देखो पहले तो इसका बता देता हूं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, सवाई माधोपुर, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उदयपुर के अंदर आरक्षित आपको मतलब पूर्णतः रूप से प्रतिबंध, यानी कि उदयपुर के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, इस कारण से आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। आरक्षित वन उदयपुर के अंदर है। रक्षित का पूछ लिया जाए तो करौली के अंदर है। कहां है? करौली के अंदर। और अवर्गीकृत का पूछ लिया जाए तो ये सर्वाधिक मिलेंगे आपको बीकानेर के अंदर, ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पे, यानी कि जहां पे कम क्षेत्र वन मिलते हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो वो सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? तो बीकानेर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट न हो, फिर भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं ये। आगे देखो, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों का श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक, यानी कि किस आधार पर बांटा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, ये प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। अब 3 प्रकार के वनों को किस आधार पर बांटा गया है? तो प्रशासनिक श्रेणी के अंतर्गत बांटा गया है। तो राजस्थान के वनों का श्रेणी नहीं है, तो नहीं पूछा है यहाँ पे। तो नहीं कौन सा आपको पता है? सुरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत या फिर अवर्गीकृत। हाँ, सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है। तो यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है कि वर्गीकृत होते हैं या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अवर्गीकृत होते हैं जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, वर्गीकृत वो होते हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकृत नाम से कोई भी वन प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पे नहीं है। कहां पे? राजस्थान के अंदर। आगे देखो, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर कंटीले वन नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? कंटीले वन नहीं लिखा है। कंटीले वन नहीं लिखा है, इसका मतलब कि इस क्षेत्र के अंदर कंटीले वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पूरा का पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर कंटीले वन पाए जाएंगे। लेकिन यहां पर पतझड़ लिखा है, तो पतझड़ लिखा है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं, पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें से केवल आपको यह दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। तो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित जिला ऐसा कौन सा है? तो अलवर है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, जालोर है। देखते ही आपको आंसर कर दोगे, इसका आंसर हो जाएगा जालोर।
क्योंकि आपको पता है पतझड़ी वन पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे, या फिर कह सकते हो कि मरुस्थली जो जिले हैं उनको छोड़कर पूरे राजस्थान के अंदर आपको पतझड़ वन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आंसर ही आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से अपने आप ठीक है क्लियर हो जाते हैं। आगे देखो, आगे है निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, मैंने ये भी कहा था क्रम के अनुसार आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, फिर कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, या फिर शुष्क सागवान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, या फिर इसको कह सकते हैं पर्णपाती वन। क्या कह सकते हैं, पर्णपाती वन, या फिर इसको कह सकते हैं दोकड़ा वन। क्या कह सकते हैं, दोकड़ा वन। दोकड़ा वन सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो दोकड़ा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं करौली जिले के अंदर। कहां पर पाए जाते हैं, करौली जिले के अंदर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जिनको पर्णपाती वन भी कह सकते हैं, जिनको दोकड़ा वन भी कह सकते हैं, बताया है मैंने, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं लगभग कितने, कुल वन क्षेत्र का 58.11% भाग पर पाए जाते हैं, 58.11% भाग पर पाए जाते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आ जाए तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर आ जाएगा मिश्रित पतझड़ आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, शुष्क सागवान आ जाएगा। चौथे नंबर पर कंटीले वन आ जाएंगे, और पांचवें नंबर पर जो 0.39% भाग पर ही पाए जाते हैं वो कौन से आ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो केवल सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी, क्रम ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, आगे देखो, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है। अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष मैंने आपको बताया था, एक अर्जुन के जो अर्जुन के वृक्ष, जो अर्जुन के पत्ते हैं, वहां पे रेशम के कीट पाले जाते हैं, रेशम के कीट पाले जाते हैं, जिसके अंदर आपको कहा है एक टसर पत्ती के अनुसार, मतलब एक प्रकार से रेशम का पालन किया जाता है। टसर, तो टसर है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन कौन सा आ सकता है। इसके अंदर आ सकता है आपका टसर के अंदर कोटा आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, और उदयपुर आ जाएगा। ये 3 जिले हैं। अब ये देखो, ठीक है, इसके अंदर ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो तीनों ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये देखो कि इनके नजदीक ऐसा कौन सा जिला है जो आपको देखने को मिलेगा। जालोर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। फिर देखो जैसलमेर, जैसलमेर नहीं है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। फिर देखो जयपुर, जयपुर तो ऊपर रह गया, है पूर्वी राजस्थान के अंदर है, लेकिन इनके नजदीक कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता। फिर आपको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोटा के नजदीक आपको झालावाड़ देखने को मिलेगा, और झालावाड़ ही क्या है, राइट आंसर है, और कहीं ना कहीं टसर पत्ती के में शामिल भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है, तो झालावाड़ जिले के अंदर मिलता है। आगे देखो, आगे खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों, मतलब खेजड़ी वनस्पति प्रजाति किन वनों में पाई जाती है, खेजड़ी। अब खेजड़ी आपको पता है राज्य वृक्ष, तो खेजड़ी पाई कहां जाती है, मारवाड़, मारवाड़ यानी कि पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान कौन से वनों के अंदर आता है, तो वो आता है आपका उपोष्ण पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्ण कटिबंधीय कंटीले, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो आपका आंसर देखते ही पता चल जाएगा। जहां पर कंटीले लिखा है, कंटीले, कंटीले वनों की खास बातें क्या होती है, जो जड़ें होती है वो गहरी होती है, लंबी होती है, इनको पानी चाहिए, तो पानी कहां से निकालेंगे, तो जमीन को खोद के तो निकालेंगे, यानी कि जमीन के अंदर पूरी की पूरी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। पत्तियां क्या होती है, बिल्कुल ही छोटी महीन पत्तियां होती है, और कंटीले यानी कि छोटे छोटे कांटे भी आपको कहीं ना कहीं इन वृक्षों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वो हो जाएगी अपने उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। यानी खेजड़ी आपको पता है जो थार का कल्प वृक्ष भी कहलाता है, और थार का कल्प वृक्ष, तो इसके साथ साथ आपको पता है उष्ण कटिबंधीय कंटीले, यानी कि सीधी सी बात है पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी पत्तियां होती है, कंटीलेवन यानी कांटे भी आपको देखने को मिलेंगे, और छाल क्या होती है, छाल जो, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, मोटी होती है एक प्रकार से। ये चीजें हो जाएगी। आगे देखो, आगे अपना कि सेवण व लवण घास, सेवण व लवण घास, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। सेवण और लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, कि अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, या फिर शुष्क। तो आपको पता है कि सेवण घास होती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और पश्चिमी राजस्थान को भी 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो 2 भाग, एक हो गया शुष्क हो गया और एक हो गया अर्ध शुष्क। तो लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेवण घास किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो जिला है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। तो जैसलमेर
तो जैसलमेर अर्ध शुष्क में आएगा या शुष्क में आएगा? तो जैसलमेर आपका पश्चिमी, पूरा का पूरा पश्चिमी जिले मतलब जिला है, तो पश्चिमी जिला है तो वो आएगा आपका शुष्क के अंदर। किस में आएगा? शुष्क के अंदर। तो ये घास भी कौन से जलवायु प्रदेश में उगती है? फिर शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान में शुष्क शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि यार ठीक है शुष्क सागवान वन, ये तो आपको बता दिया, लेकिन आप इसको तो देखते ही क्या कर दोगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको सागवान देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी तीन के अंदर कंफ्यूज हो गए कि आबू पर्वतीय क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर अलवर भरतपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुष्क सागवान वन है वो कहां पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन दक्षिणी राजस्थान के अंदर। कहां पे? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो खोज लो दक्षिण राजस्थान वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जिले आपको मिल जाएंगे आपके डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। आगे देखो, आगे है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, कौन से बताओ? कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन या फिर शुष्क वन या फिर शुष्क सागवान वन। कौन से ऐसे हैं जहां पर जो बारिश है वो कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वो कौन से होंगे? तो मैंने अभी बताया था दक्षिणी राजस्थान के अंदर कितनी बारिश होती है? लगभग 100 के आसपास बारिश होती है। तो 100 के आसपास 75 से 110 यानी कि आ जाएगा 100 के आसपास। तो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे शुष्क सागवान वन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? शुष्क सागवान हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मिश्रित पतझड़ या फिर पर्णपाती वन, तो वहां पर कितनी होती है? वहां पर मैंने बताया था 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा बताई थी। ठीक है, 50 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सदाबहार वन के अंदर 150 सेंटीमीटर वर्षा बताई थी। ठीक है, 150 सेंटीमीटर की वर्षा बताई थी। ये भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखो, आगे है माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर। आ गया ना कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वह पाए जाते हैं 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध शुष्क पतझड़ या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीली। ठीक है, इनको काट दो, दो तो आपको देखते ही आपको कट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि अर्ध शुष्क पतझड़ नहीं है क्योंकि कहां है? माउंट आबू पूछ रहा है। कंटीले भी नहीं है, क्यों? माउंट आबू पूछ रहा है। अब देखो, यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो आप कि उष्ण है या फिर उपोष्ण है। तो आपको यह ध्यान रखना है उपोष्ण है। क्या है? उपोष्ण है। इसको हम कह सकते हैं उप उष्ण भी कह सकते हैं। अगर इसको अलग अलग करें तो क्या पूछ सकते हैं? उप उष्ण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उप उष्ण या फिर अर्ध उष्ण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्ध उष्ण भी, ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको सीधा उष्ण नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। उष्ण केवल सीधा उष्ण देखते हो तो वहां पर क्या करना है? कट कर देना है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ठीक है, माउंट आबू। कि राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास, और खस घास की खासियत क्या है? ये सुगंधित घास है, एक सुगंधित घास है। कहां पाई जाती है? सुगंधित घास है, यानी कि ये क्या बनाने में काम आती है? जो पर्दे होते हैं ना, वो बनाने काम आती है, इत्र बनाने काम आती है, शरबत बनाने काम आती है खस घास। खस घास होगी, एक हो गई बूर हो गई। जो अपने बूर तो पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो खस घास है वो कहां पाई जाती है ये पूछ लिया जाए तो देखो, कोटा, बूंदी और झालावाड़, धौलपुर, करौली और अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, या फिर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो खस घास को एक ही ध्यान रखना है जिला, वो ध्यान रखना है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। जहां भरतपुर दिख जाए वही राइट आंसर होगा। कौन सा? भरतपुर। भरतपुर दिखते ही आप वहां चले जाओगे। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहां पर नहीं आएगी क्योंकि खस घास भरतपुर। आगे देखो, आगे है मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। तेंदू, तेंदू पत्ता, तेंदू का पत्ता होता है, उसी से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। तो ये अपने आप में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, टफ भी पूछे जाते हैं, सिंपल भी पूछे जाते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखो, ये सारा मिल गया,
एक प्रकार से। गग्गर को क्या नाली कहते हैं क्या? बिल्कुल। सेवन घास अलवर में है क्या? बताओ। संगमरमर नागौर में पाया जाता है क्या? मलवा बाड़मेर में आई थे क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप पढ़ क्या रहे हो? तो पढ़ क्या रहे हो? वनस्पति पढ़ रहे हो, तो उसी से संबंधित गलत होगा। तो सेवन घास अलवर में नहीं है, तो सेवन घास कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर। ओके, आगे देखो। आगे अपना राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, यानी कि एक जो वृक्ष हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं उसके बाद में क्या लगते हैं? वो या तो लगते हैं जैसे आग लगी है जंगल के अंदर, या फिर इंग्लिश के अंदर नाम है इसका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। किसको कहते हैं? जो पलास का वन, जो पलास के जो फूल होते हैं, जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं? लाल होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इतने ज्यादा फूल लगते हैं जैसे दूर से देखने पर क्या लगते हैं? जैसे जंगल के अंदर क्या लगी है? आग लगी है। इस पलास वन को ढाक वन भी कहते हैं, ढाक के वन, ठीक है। या फिर को खाखरा वन भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? खाखरा भी कहते हैं। तो खाखरा वन भी इसको कहते हैं। तो खाखरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना अपने आप में। ओके, ठीक है। आगे देखो, आगे है कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो आपको पता है सागवान, खेर, सालर या फिर खेजड़ी। तो ये निकाला जाता है खेर से। किससे निकाला जाता है? खेर से निकाला जाता है, ठीक है। खेर से निकाला जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा निकाला जाता है? कथोड़ी जनजाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है, खेर का वृक्ष होता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? राजस्थान के अंदर जो घास के मैदान हैं जहां पर पशु चरते हैं, गायें चरती है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो बीड़ कहा जाता है, पेडोक्स कहा जाता है, या एक व दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। बीड़ अलग होते हैं, बीड़ आपको चंबल नदी में देखने को मिलेंगे, लेकिन बीड़ अलग होते हैं। बीड़ क्या होते हैं? चारागाह होते हैं। इनको ओरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओरण भी कह सकते हैं अपने। ये ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? अपने शेखावाटी क्षेत्र है ना, वहां पर आपको सबसे ज्यादा बीड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, या जिनको ओरण भी कह सकते हैं। आगे देखो, आगे आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? हरा सोना। हरा सोना बहुत बार पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही आप आंसर कर दोगे कि सालर है, धोगड़ा है, बांस है, या फिर गुलर है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहलाता है, नहीं, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है, कल्प वृक्ष नहीं, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। और आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है? फिर बताओ, जल्दी बताओ, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है? आंसर आना चाहिए जल्दी। लेकिन आदिवासियों का हरा सोना है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के नाम पर कौन सा जिला का नाम पड़ा है? बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। बांसवाड़ा के अंदर इसके अलावा उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, झालावाड़, ये जिले हैं, वहां पर भी बांस की खेती सर्वाधिक होती है, या फिर बांस के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब तो पहले बांस के वन होते हैं, लेकिन बांस की खेती भी की जाती है, ठीक है। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? वृक्षों के संरक्षण, यानी कि वृक्षों का संरक्षण करना है, उससे संबंधित मेला कौन सा है? तो ऋषभ देव जी का मेला, साहवा का मेला, या भर्तरी का मेला, या फिर खेजड़ली का मेला। और देखते ही आपको पता है कि वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा मेला है? खेजड़ली का मेला है। और लगता कब है ये बताओ? तो लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, शुक्ल दशमी को लगता है। अगर पूछ दिया जाए खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछ दिया जाए खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर, 12 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था, 1978 को मनाया गया था, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखनी है ये चीजें, ठीक है। तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगने वाला खेजड़ली का मेला और खेजड़ली दिवस। खेजड़ली का मेला, खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। आपको पता है अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित जो घटनाएं, 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। अरावली वन रोपण या फिर वृक्षारोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1995-96, 2007, 1992-93, 2001 या फिर 2 को। तो ये शुरू की गई थी 1992-93 को। कब शुरू की गई? 1992-93 में शुरू की गई थी। और ये जो परियोजना है 10 जिलों के अंदर शुरू की गई थी।
10 जिलों की, यानी कि उस जिस समय शुरू की गई थी उस समय 10 जिले थे, और ये 2002 को पूर्ण भी हो गई थी। ठीक है, एक जापान की कंपनी थी, उसके सहयोग से इसको लागू किया गया था, यानी कि इस योजना को, परियोजना को आरंभ किया गया था। किसकी कंपनी थी? जापान की एक कंपनी थी। इसके अंदर 10 जिलों यानी कि अरावली थी, उसके यानी अरावली के ऊपर वृक्षारोपण किया गया था एक प्रकार से। तो 1992-93 को शुरू की गई थी। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए एग्जैक्ट डेट, मतलब एग्जैक्ट पूछ लिया जाए दोनों सन में से, तो 1992 को शुरू की गई थी। ठीक है, 1992 को, और 2002 को पूर्ण हो गई थी। 10 जिलों के अंदर ये शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे अपना कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ओके ठीक है, इंपॉर्टेंट करो इसको, ये कॉमन सेंस वाला है, अपने आप हो जाएगा। देखो किस प्रकार से कि कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। ठीक है, कि ब्राह्मी है, अर्जुन है, ग्वारपाठा है, या फिर अश्वगंधा है। अब आप ये बताओ मुझे कि घर घर औषधि योजना है। अब घर घर औषधि योजना है, उसके अंदर कितने वृक्षों को, यानी कि एक प्रकार से किट के अंदर एक परिवार को दिया जाता है? कुल 8 पौधे दिए जाते हैं। कितने पौधे? 8 पौधे दिए जाते हैं। 8 पौधे दिए जाते हैं। औषधीय पौधे होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एक प्रकार से कोरोना काल आया था, तो उस समय 1 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई थी, 1 अगस्त 2021 को। ठीक है, अब इसके अंदर 8 पौधे, यानी कि प्रत्येक 2 पौधे, जैसे तुलसी के पौधे, तुलसी के 2 पौधे, 2 कालमेघ के, ठीक है, 2 गिलोय के, और 2 पौधे अश्वगंधा। क्यों दिए गए थे? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, इस कारण से। तो इनमें से ये बता दो कि इन चारों में से कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या नाम? दिख रहा है कौन सा? अश्वगंधा। तो अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला आ जाएगा। तो अश्वगंधा क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। कौन सी वनस्पति? अश्वगंधा। आगे देखो, आगे राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य है हरित राजस्थान योजना, यानी कि राजस्थान को हरा भरा करना। राजस्थान को हरा भरा करने के लिए एक योजना है, हरित राजस्थान योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा किसकी तरफ? खेती की तरफ, कृषि की तरफ जाएगा। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो? वन वनस्पति पढ़ रहे हो। तो खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, या फिर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है, अब 3 देखो, खाद्य फसलों की उत्पादकता, कृषि क्षेत्र, सिंचाई सुविधा। तो ये 3 तो ऑप्शन ऐसे हो जाए कृषि से संबंधित है। तीनों ऑप्शन क्या है? कृषि से संबंधित है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन जो वन से संबंधित है, तो वही आपका राइट आंसर होगा, वन क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, ये योजना शुरू की गई थी 2009 के अंदर, 2009 से शुरू की गई थी। तो हरित राजस्थान योजना एक ऐसा नाम जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वो किससे संबंधित है? तो वन क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, शुरू कब की गई थी? 2009 को योजना शुरू की गई थी। आगे देखो, आगे है राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण। राजस्थान के अंदर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? कईयों के दिमाग में आएगा कि राजीव गांधी के जन्मदिन पर किए जाते हैं, कि 20 अगस्त को, कि पर्यावरण दिवस पर किए जाते हैं 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस पर किए जाते हैं 16 सितंबर को, या फिर पृथ्वी दिवस पर किए जाते हैं 22 अप्रैल को। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि सरकारी चेंज होती रहती है, तो नाम से में भी बदलाव आता रहता है। लेकिन राजीव गांधी के जन्मदिन पर हरगिज नहीं होगा ये आंसर। ये होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होगा। और ये योजना जो शुरू की गई थी, ये 2012 को शुरू की गई थी। ठीक है, और बात करें अपने इसके बारे में, तो ये जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, अगर कोई संस्था वर्ग है, तो संस्था वर्ग है, तो संस्था वर्ग में दिया जाता है ये 5 लाख रुपए। एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है रजत कमल ट्रॉफी, और एक दिया जाता है प्रमाण पत्र संस्था वर्ग के अंदर। अगर पूछा जाए तो व्यक्ति वर्ग के अंदर, यानी किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, तो कितने मिलेंगे? व्यक्ति वर्ग के अंदर दिया जाता है तो 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। ट्रॉफी वही रजत कमल ट्रॉफी, रजत कमल ट्रॉफी, और इसके साथ साथ में आपको दिया जाएगा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो संस्था वर्ग के अंदर तो 5 लाख, ये ध्यान रखना है, और व्यक्ति वर्ग के अंदर आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं।
हो जाएगा, कोई दिक्कत। 5 जून को है, कब दिया जाता है? 5 जून को दिया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या फिर 13 अगस्त। तो ये मनाया जाता है 22 मई को, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। कांग्रेस घास क्या है? ये देखो, ये किसी पार्टी विशेष पर ही घास का नाम दे दिया। कांग्रेस घास क्या है? एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है, या फिर एक परियोजना है? तो घास लिखा है तो घास ही होगी। तो घास होगी कैसी? उपयोगी घास होगी क्या? नहीं, उपयोगी घास नहीं है, ये एक खरपतवार है। क्या है? एक खरपतवार है। खरपतवार है जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम और है एक, जिसको कह सकते हैं गाजर घास। गाजर घास। ये कांग्रेस के समय अमेरिका से लाई गई थी, एक किस्म गेहूं की किस्म लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? अमेरिका से, जिसका नाम शायद PL 108 था, ठीक है, हाँ PL 108। तो उस जो गेहूं थी उस किस्म के साथ भी ये घास जो खरपतवार है वो साथ में आ गई। तो इसी कारण से 1962 में आई थी, इसी कारण से इस घास का नाम क्या दे दिया गया? कांग्रेस घास दे दिया गया, गाजर घास दे दिया गया। ये एक प्रकार से हानिकारक है, हम इसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस घास एक खरपतवार है। आगे देखो, आगे है निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो आपका पहला आंसर देखते ही होना चाहिए कौन सा? विश्व वानिकी उद्यान पूछा है तो जयपुर होना चाहिए। और जयपुर के अंदर भी पूछ लिया जाए कहां है, तो जालाना डूंगरी। कहां है? जालाना डूंगरी के अंदर है, बताया था मैंने, ध्यान रखना। तो जालाना डूंगरी के अंदर है, विश्व वानिकी उद्यान है। विश्व वानिकी उद्यान जालाना डूंगरी, जयपुर के अंदर। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। और राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला। और सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो न्यूनतम कौन सा है और सर्वाधिक कौन सा है? और न्यूनतम के अंदर आपको जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर कौन सा आएगा? तो न्यूनतम के अंदर, न्यूनतम के अंदर इंपोर्टेंट है, और आंसर भी होगा चूरू होगा, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र भी पूछते जाए तो भी चूरू है, न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र भी पूछा जाए तो भी चूरू है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर है, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र कहां पे है? तो वो प्रतापगढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने आज की पूरे का पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। MCQ 7 में वन एवं वनस्पति का। आगे हम करेंगे तो जो टॉपिक होगा अगला, जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अपने फर्स्ट ग्रेड तो पहले कंप्लीट हो चुकी थी, और आज के साथ ये सेकंड ग्रेड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो क्लास होगी वो होगी अपनी रीट के, यानी कि रीट की जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर जो सिलेबस लगता है, कौन सा लगता है? उसके अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य लिखा है, वन्य जीव संरक्षण, जिसके अंदर अपने राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, मृग वन, शुभंकर, वो साथ साथ के अंदर सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में मृदा वगैरह वो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? आप जुड़े क्लास से और देखिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।